हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू शास्त्र। आज हम डिस्कस करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। अगर हम इंडिया की इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी देखें तो वो थी 370 गीगावाट्स इन 2020। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 710 गीगावाट्स बाय 2030। अगर हम इसका ग्रोथ रेट निकाले तो वो आ जाता है अराउंड 6.7% पर ईयर। यानी इंडिया की जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 6.7% पर ईयर। अगर हम कुछ और स्टैटिस्टिक्स देखें, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी, तो that is expected to grow at 17.44% per year. Transmission lines are expected to grow at 6.28% per year and transmission capacity is expected to grow at 10.18% per year. इतना हायर ग्रोथ पावर सेक्टर में होने के बावजूद भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक सेंसेक्स और निफ्टी को लैग क्यों कर रहा है, अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? अंडर परफॉर्म यानी अगर सेंसेक्स या निफ्टी इन अ गिवन ईयर आपको अराउंड 20% रिटर्न देता है तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उससे कम रिटर्न देगा। ये हो गया अंडर परफॉर्मेंस। तो इतनी स्ट्रांग डिमांड होने के बावजूद भी ये स्टॉक फ्रॉम 2017-2018 से लेके 2020 तक अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? क्या ये ट्रेन निकल चुकी है या इस स्टॉक में अभी भी कुछ जान बची है? क्या ये ईवी के लिए एक अच्छा स्टॉक है? यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है रघुनंदन, आप देख रहे हैं वैल्यू शास्त्र। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंडिया के पावर सेक्टर को। पावर सेक्टर में जनरली तीन टाइप की कंपनीज होती है। पहली हो गई जनरेशन कंपनीज या जेनको, दूसरी हो गई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या करती है? तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है एंड आपसे उसका टैरिफ कलेक्ट करती है। एंड तीसरी हो गई ट्रांसकोज या ट्रांसमिशन कंपनीज। अब ट्रांसमिशन कंपनीज क्या करती है? ट्रांसमिशन कंपनीज थ्रू देयर नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस एंड ग्रिड्स ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब ये वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इंटरस्टेट भी हो सकता है या इंट्रास्टेट भी हो सकता है। इंटरस्टेट यानी बिटवीन टू स्टेट्स एंड इंट्रास्टेट यानी बिटवीन द सेम स्टेट। पावर ग्रिड वर्क्स इन ट्रांसमिशन सेक्टर। ट्रांसमिशन सेक्टर में इनका ऑलमोस्ट मोनोपोली है। दे हैव अराउंड 85% शेयर इन इंटरस्टेट पावर ट्रांसफर एंड इनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं विद वेरियस स्टेट्स वो काफी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ विच एक अच्छी खासी विजिबिलिटी उनके रेवेन्यू में आ जाती है। ये तो हो गई मार्केट शेयर की बात। पर क्या इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर है ही नहीं? जी नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। यहां पे भी प्राइवेट प्लेयर्स है और वो भी प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग करते हैं। पर क्या सारे प्रोजेक्ट से बिडिंग के थ्रू ही अलोकेट होते हैं? जी नहीं। तो इसमें दो मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। पहला हो गया आरटीएम दैट इज रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म और दूसरा हो गया टीबीसीबी दैट इज टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ये दो मैकेनिज्म से प्रीडोमिनेंटली इंटरस्टेट के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अलोकेट होते हैं। रेगुलेटेड ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में क्या होता है? एक प्रीडिफाइंड रेट होता है जो रेगुलेटर डिसाइड करता है। रेगुलेटर कौन? हम उस पे भी आने ही वाले हैं। उस डिसाइडेड रेट पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सीधे पावर ग्रिड को मिल जाता है। और टीबीसीबी में क्या होता है? टीबीसीबी इज लाइक अ बिडिंग प्रोसेस। जैसे गवर्नमेंट का अगर कोई रोड का प्रोजेक्ट है तो उसे कंप्लीट करने के लिए वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स अपने टेंडर्स देते हैं, वैसे ही टीबीसीबी में भी सेम होता है। टीबीसीबी में प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज बिड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और जो चीपेस्ट बिड सबमिट करता है उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। टीबीसीबी से मिलने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% लोअर देन द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर ग्रांटेड थ्रू आरटीएम मैकेनिज्म। नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, यहां कंपटीशन आ गया तो प्राइसेस कम हो गई। पर क्या सारे प्रोजेक्ट टीबीसीबी थ्रू होते हैं? ऐसी बात नहीं होती। जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट होते हैं, जो मिशन क्रिटिकल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऐसी जगह पर आरटीएम ही अप्लाई होता है। बट हु डिसाइड्स कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो आरटीएम के थ्रू जाएगा और कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो टीबीसीबी के थ्रू जाएगा? जैसे स्टॉक मार्केट में सेबी होता है, वैसे ही ट्रांसमिशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटर है वो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमिटी। अगेन एज द नेम सजेस्ट, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिटी होती है जो ओवरऑल ट्रांसमिशन सेक्टर को रेगुलेट भी करती है और उन पे वॉच भी रखती है। अब आ जाते हैं हमारे कोर क्वेश्चन पे। अगर इनकी मोनोपोली है, अगर इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, अगर इनको रेगुलरली प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये स्टॉक अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? फर्स्ट, इनका जो ऑर्डर बुक है दैट इज कंटिन्यूअली डिक्लाइनिंग। वही अगर हम इनका कैपेक्स एंड कैपिटलाइजेशन देखें, अब ये दो क्या है, शॉर्टली वी विल एक्सप्लेन दैट एज वेल। तो दैट इज आल्सो शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। व्हाई इज दिस हैपनिंग? जैसे कि आपको पता है देयर वाज अ रिजीम चेंज इन 2014। उसके बाद से ही 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर काफी ज्यादा जोर दिया गया एंड नाउ वी आर एट अ स्टेट जहां पर कंट्री में मोस्ट ऑफ द जगह पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, विच इज वाई जो हमने हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा था फ्रॉम 2014 टू 2018 अब वो कम हो रहा है। वैसे ही देयर इज लेस नंबर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, यानी जो नए प्रोजेक्ट अवार्ड होते हैं उनका भी नंबर अब घट चुका है।
बिकॉज आप समझ सकते हैं कि एक जो टारगेट था हम उसके काफी करीब पहुंच चुके हैं। बट इज इट ऑल दैट बैड? ऐसी बात नहीं होती दोस्तों। देखिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन गवर्नमेंट एंटिटी। उनके जैसे मैंने बताया काफी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आज भी उन्हें नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, बट जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स है उनसे काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग एबिटा मार्जिन्स भी इनकी है। तो फिर ये इतना सारा जो रेवेन्यू आ रहा है, उससे जो प्रॉफिट बन रहा है उसका होता क्या है? वो शेयर होल्डर्स को वापस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड बोनस शेयर्स। डिविडेंड यील्ड ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 7% नाउ। गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता जाएगा, डिविडेंड यील्ड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द वेरी ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स, ये एज हाई एज 10 to 11% भी हो सकता है इन FY 2022 and FY 2023. My estimate is approximately 8 to 8.5% of dividend yield for year 2022 and 2023. If that happens, then it becomes a very lucrative stock at current prices. Now that we have answered the principal question, let us move on to the revenue mix of Power Grid Corporation of India. As you can see, Power Grid Corporation का 94% रेवेन्यू जो आता है वो टैरिफ से ही आता है। Approximately 2% रेवेन्यू comes from the telecom business. अब टेलीकॉम बिजनेस क्यों? दे आर अ मॉडर्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी। वो कोई थर्ड पार्टी पे रिलाय नहीं करते अपना कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। वेरेवर दे हैव देयर ग्रिड्स, वहां पर उन्होंने अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछा रखी है, और उसी के साथ साथ उन्होंने हायर कैपेसिटी भी अपने हाथ में रखी है। यही अनयूज्ड कैपेसिटी जो होती है उसे वो रेंट आउट करते हैं वेरियस टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, और उनके पास एक प्रॉपर लाइसेंस भी है ये चीज करने के लिए। विच इज वाई अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टेलीकॉम कंपनीज। Approximately 0.8% of their revenue comes from consultancy work. अब उनका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि वो डेवलपिंग नेशंस में कंसल्टेंसी का काम भी करते हैं, which is also expected to grow, and remaining comes from other sources. अब आप सोच रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा ही होने जा रहा है तो क्या इस कंपनी के लिए कोई और अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, या ये ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है? ऐसी बात नहीं है दोस्तों। There are various opportunities available for Power Grid, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज। करंटली इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन है वो है अराउंड 100 गीगावाट्स का, यानी 100 गीगावाट का प्रोडक्शन हम करते हैं थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 175 गीगावाट्स बाय 2022 एंड अराउंड 450 गीगावाट्स बाय 2025। और यहां से इलेक्ट्रिसिटी इवैक्यूएट करने के लिए नई लाइंस की भी जरूरत पड़ने वाली है, विच इज व्हाई Power Grid can expect higher revenues in future, but not in near future. Per capita electric consumption in India is around 1,181 kilowatt hour in financial year 2020, which is expected to be around 1,616 kilowatt hours by 2025. So per capita consumption भी बढ़ने वाला है। वो बढ़ेगा तो जनरेशन बढ़ाना पड़ेगा, जनरेशन बढ़ाएंगे तो ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगी। So currently शॉर्ट टर्म में उनका कैपेक्स जरूर कम है, उनका कैपिटलाइजेशन जरूर कम है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस 3 or 4 years डाउन द लाइन। वहां पर इस कंपनी के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई कैन ऑलरेडी फोरसी। आल्सो हाउ कैन वी फॉरगेट ईवीज? जैसे ईवीज बढ़ेगी वैसे इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा, चार्जिंग स्टेशंस का डिमांड बढ़ेगा। टॉकिंग अबाउट ईवीज, लेट अस अंडरस्टैंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ईवी फोकस क्या क्या है। अनलाइक टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा, जिनका हमने एनालिसिस ऑलरेडी कर दिया है और वो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा, Power Grid Corporation of India is taking very small steps in building their EV infrastructure. At present, उनके 16 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस है in 7 cities in India. By the end of financial year 2022, जो खत्म होगा मार्च 2022 में, 55 EV charging stations are expected to come under FAME 2 scheme of central government. 13 more EV stations are expected to be deployed in metros by Power Grid Corporation of India. Also, they have agreements with HPCL, CSC Mysuru, and Meghalaya Transport. So they will set up more charging stations in those regions as well. अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में उनका रेवेन्यू था अप्रोक्सीमेटली 37,000 करोड़ रुपीस का। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट गाइडेंस, आई एक्सपेक्ट द रेवेन्यू टू बी इन द रेंज ऑफ अराउंड 42,000 करोड़ रुपीस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, एंड ये बढ़ सकता है टू द लेवल्स ऑफ 44,000 करोड़ रुपीस बाय फाइनेंशियल ईयर 2023। ये इंडिकेट करता है अ ग्रोथ ऑफ 12% एंड 5% रिस्पेक्टिवली फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 रिस्पेक्टिवली। अगर हम EBITDA की बात करें तो इनका EBITDA था 33,000 करोड़ रुपीस का इन फाइनेंशियल ईयर 2021। अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस अगेन, द EBITDA is expected to be around 37,000 crore rupees in financial year 2022 and approximately 38,000 crore rupees in financial year 2023 respectively. अब मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेट क्यों बोलता हूँ दोस्तों? देखिए, हर कंपनी अपना गाइडेंस देती है। अब कोई भी एनालिस्ट ये क्लेम तो नहीं कर सकता कि उसकी जो फिगर्स है वो 100% ऑन पॉइंट ही रहेगी।
5-10% का डिफरेंस हियर एंड देयर हो सकता है, विच इज वाई ऑल ऑफ दीज आर अप्रोक्सीमेशंस। अगर हम इनका डिविडेंड देखें तो उन्होंने दिया था 12 रुपी पर शेयर का डिविडेंड। गोइंग फॉरवर्ड आई एम एक्सपेक्टिंग द डिविडेंड टू बी अराउंड 14 रुपीज एंड 16 रुपीज रिस्पेक्टिवली फॉर ईयर 2022 एंड 2023, जो अगर हम कैलकुलेट करें तो आज के स्टॉक प्राइस पे डिविडेंड यील्ड आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 8 to 9% के बीच में। अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड। अगर हम इनका ईवी बाय इबिटडा देखें, फॉर ईयर 2021 ये था 7.3x, फॉर ईयर 2022 एंड 2023 अगर हम थोड़ा लोअर बुक वैल्यू यानी क्या, तो अगर हम उनके सारे एसेट्स की वैल्यू निकाले, उसमें से उनकी जो कोई लायबिलिटीज है वो हटा दे और उसे टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दे, तो हमारे पास आता है बुक वैल्यू पर शेयर। सो इन कंक्लूजन, कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे हैं। व्हाट इज माय ओपिनियन अबाउट दिस शेयर एंड एम आई गोइंग टू ऐड इट टू माय ईवी पोर्टफोलियो? द आंसर इज नो। अब आप कहेंगे इतनी अच्छी कंपनी है एंड स्टिल व्हाई द आंसर इज नो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इस कंपनी का ईवी फोकस अभी उतना ज्यादा नहीं है। फ्यूचर में जाके ये चेंज हो सकता है, बट एट प्रेजेंट दे डोंट हैव सिग्निफिकेंट प्लान्स फॉर ईवी। जो कोई नंबर्स उन्होंने अपने क्वार्टरली कॉल्स में बताए, दे वर इन माय ओपिनियन अंडरवेलमिंग इफ वी सी इट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनली। बट इज इट अ बैड स्टॉक? डेफिनेटली नॉट। अगर आप एक सेफ बेट कंसिडर करना चाहते हैं, आपको तो पता है मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई नाउ, एक अच्छा खासा लो रिस्क स्टॉक आपको एक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलेगा। बट एज फार एज माय ईवी पोर्टफोलियो इज कंसर्न, मैं इस स्टॉक को अपने ईवी पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर रहा हूं। उम्मीद है अब आपको पावर ग्रिड के बारे में काफी सारी चीजें पता चल गई होगी, ओवरऑल इंडिया के पावर सेक्टर के बारे में काफी सारी चीजें पता चल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक दे, वीडियो को शेयर करें, और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछे, आई विल पर्सनली आंसर इट। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।